समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। हाल ही में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक न्यूज चैनल जिसे एक इंटरव्यू दिया था और इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बड़ी बातें बोली है शिवी, जिसे लेकर अब अखिलेश यादव पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दो तीन चीजें हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसके बावजूद आप इस तरीके की चीजें कहते हैं, और यहाँ तक कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के आप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और उस दौरान आप इस तरीके की अगर चीजें कहेंगे तो कहीं ना कहीं जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले ये बता देते हैं हमारे ऑडियंस को कि आखिर अखिलेश यादव ने मंच से क्या कहा है जिसके बाद वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव एलपीजी सिलेंडर को लेकर एक गलत अफवाह फैला रहे हैं, वो भी मंच पर बैठकर। वो कैसे? दरअसल अखिलेश यादव ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहते हैं कि पहले जो 14.2 केजी के सिलेंडर हुआ करती थी, उसे अब सरकार ने 10 केजी के सिलेंडर कर दिया है, 10 किलो सिलेंडर कर दिया है, सिलेंडर का जो साइज होता है। अब उसके बाद में जमकर बवाल मचा और वहां पर जो एंकर बैठी थी, न्यूज एंकर, उन्होंने बीच में उन्हें टोका और ये कहा कि आप गलत चीज कह रहे हैं, आप यहाँ पर गलत अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकार ने बहुत क्लियर कहा है कि सिलेंडर में कोई भी बदलाव नहीं किया है, अभी भी 14.2 किलो का ही है। तो आप भरे मंच पर इस तरीके की चीजें नहीं कह सकते। सबसे बड़ी बात कि आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक जाने माने राजनेता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरा देश आपको जानता है। उस दौरान भरे मंच पर इस तरीके से गलत चीजें बोलना जनता पर कितना इफेक्ट करेगा, जबकि अभी अगर फिलहाल की स्थिति में देखें तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सिलेंडर गैस को लेकर ज्यादा परेशानी भी हो रही है। इसके अलावा दूसरा दूसरा मुद्दा ये था राम मंदिर को लेकर। अखिलेश यादव से पूछा गया कि भैया आप राम मंदिर कब जाने वाले हैं, तो इस दौरान अखिलेश यादव ने घुमा फिराकर एक जवाब दिया। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि राम मंदिर जाने की क्या जरूरत है, हमारे सनातन धर्म में हमें ये सिखाया जाता है कि कण कण में भगवान बसे हुए हैं, आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर, और सबके घरों में भी भगवान है, तो राम मंदिर जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। इस तरीके की चीजें कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, उनके पास पूरा टाइम रहता है। मुझे याद है कि 2025 में जो लोकसभा का सदन के बगल में ही एक मस्जिद हुआ करती थी, उस मस्जिद में अखिलेश यादव पहुंचे थे डिंपल यादव की पत्नी के साथ में, जमकर बवाल भी मचा था। आपके पास में मस्जिद जाने का समय है, आपके पास में इफ्तार पार्टी में जाने का समय है, लेकिन आपके पास में राम मंदिर जाने का बिल्कुल भी समय नहीं है, और इस दौरान आप खुद को जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज बताते हो और ये कहते हैं कि हम तो यदुवंशी हैं। तो फिर इस तरीके का दोहरा चेहरा अखिलेश यादव का क्यों देखने को मिल रहा है, इसे लेकर आप क्या सोचती हैं? अनुमा जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव हमेशा से ही ये दोगला गेम खेलते आ रहे हैं। कोई पहली बार तो हमने देखा नहीं है। मुझे याद है आज भी यूपी में वो दिन जब दिवाली के टाइम पर आपको दिखेगा कि लाइट ज़रूर कटेगी, पर कभी भी ईद, मुहर्रम जैसे उत्सवों पर कभी भी नहीं कटती थी। तो समाजवादी पार्टी का जो माइनॉरिटी वोटर बैंक है, वो हमेशा से ही फिक्स था। उन्होंने कभी उस चीज़ के साथ खिलवाड़ नहीं किया। इनफैक्ट अभी इस पूरे शो के दौरान अतीक अहमद रिलेटेड 20 सवाल पूछे गए, तो उसमें मतलब अखिलेश यादव इस तरीके से अपना पल्ला झाड़ रहे थे कि जैसे समाजवादी पार्टी से कभी भी अतीक अहमद ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, जैसे उस पार्टी का वो मेंबर थे ही नहीं। उनके ऊपर 160 से ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, और अभी तो उनके ऊपर टेररिस्ट जो लिंक वगैरह उस मूवी के अंदर आए हैं, ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जो इन सब चीजों को साबित भी करती है। बात ये नहीं है, चलिए ये प्रूवन नहीं है, क्या है भगवान जाने, लेकिन समाजवादी पार्टी अपना अतीक अहमद जैसे उनके एक बड़े नेता थे, वो मतलब मैं अगर बता दूं, वो जो उनकी पूरी सीट थी, कॉन्स्टिट्युएंसी थी, हमेशा से ही वहां से जीतना तय होता था। अतीक अहमद जब जेल में भी रहते थे, उनको बहुत ही प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला है पूरे इन सब चीजों के दौरान भी। और उसके ऊपर फिर ये कहना कि उनके टाइज दूसरी पार्टीज के साथ भी थे, किसी भी बड़े गैंगस्टर के टाइज दोनों पार्टीज से ही होते, ये गलत है। यहाँ पे जब सरकार आपकी थी करप्शन आपके टाइम पर हो रहा था, तो आप दूसरी पार्टीज को इस सब चीजों के बीच में लेकर आ रहे हैं, ये कोई सेंस नहीं देता है। अब आपकी जो पहली बात थी एलपीजी सिलेंडर की, जो पूरी क्राइसिस चल रही है, देखिए
ऑपोजिशन के पास इस टाइम पर इंडिया के अंदर इलेक्शन के लिए कोई भी दूसरा पॉइंटर नहीं है। एलपीजी क्राइसिस हमारे देश के अंदर चल रही है, बहुत ही रेलिवेंट पॉइंट है, उसको उठाना चाहिए, पर इसके लिए इस टाइम पे रेलिवेंट चीजें भी देखी गई हैं और साथ ही साथ स्टेट ऑफ हॉर्मोस है, तो मैं आपको बता देती हूँ अनुपमा जी, वहां से इंडिया की शिप्स का आना अब बैन नहीं है, वहां से इंडिया की शिप पास कर सकती है। तो एलपीजी क्राइसिस की जो प्रॉब्लम है ये भी थोड़े दिन में सॉल्व होते हुए दिखेगी। और साथ ही साथ पर मुझे ऐसा विपक्ष लगता इसे है कि सबसे विपक्षी बड़ा दल के मुद्दा नेता, बना रहा है और लगातार वो हाँ फोटोज एग्जैक्टली वीडियोस डाल रहा है क्योंकि जिसके चलते क्योंकि अफवाह फैलाई विपक्ष, जा सके। तो देखिए हाँ एलपीजी सिलेंडर की विपक्ष कितनी सही कमी है, सवाल जहां नहीं नहीं पूछ भी रहा है होंगी ना। वहां पर भी कहा जा हाँ रहा है। हाँ। एग्जैक्टली इनके पास, अब आप देखिए ना कि आप पूरा विपक्षी दल के नेताओं का अगर आप देख लीजिए, स्टार्ट से हर एक इलेक्शन के पहले ये लोग ऐसा ही कुछ बना के चलते हैं। इसके थोड़े टाइम पहले राहुल गांधी आपके वोटर चोरी यात्रा लेके चल रहे थे, वो उनका पूरे टाइम कम से कम 6-7 महीना चला इशू। फिर एप्स्टीन फाइल का इशू आ गया, ठीक है, जिसका इंडिया में इतना रेलेवेंस नहीं है। हरदीप सिंह पुरी को हटाकर इंडिया के अंदर उनका कोई भी रेलेवेंस इतना नहीं है, ठीक है। उसके बाद से तीसरा अब आपका ये एलपीजी क्राइसिस वाला इशू आ गया है, संसद के बाहर हर टाइम पे लोग खड़े रहते हैं। अब आप देखिए ऑपोजिशन का काम क्या होता है अनुपमा जी, यही होता है कि अगर करंट गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है उसके लिए सवाल उठाना है। सवाल आप उठाइए, ठीक है, पर साथ ही साथ आपको रेलेवेंट मेजर्स भी देने चाहिए कि क्या कर सकती है सरकार, कहाँ गलत जा रही है। पर हम सुबह सुबह ट्विटर खोलते हैं, हमें दिखता है कि एक तरफ पवन खेड़ा हो गए, एक तरफ आपकी सुप्रिया श्रीनेत हो गई, ये सब लोग सिर्फ गलतियां निकाल रही हैं, पर एक्चुअल में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए या फिर जनता को किस तरीके से अवेयरनेस देनी चाहिए वो नहीं दे रहा है। देखिए आप और मैं रिसर्च बेसिस पर है, राइट, लेकिन ये लोग सिस्टम के अंदर है, इनको हमसे बहुत बेटर तरीके से पता है कि एक्चुअल क्या चल रही है चीजें। तो उस हिसाब से अगर हमारी बिल्कुल। ऑपोजिशन एक्ट करेगी तो ज्यादा बेहतर होगा। और अखिलेश यादव का आप समझिए इस टाइम पर हो क्या रहा है, मुस्लिम जो वोटर बैंक है उनका वो हिलते हुए दिखाई दे रहा है। करीबन 20 से 30% इनका जो वोटर बैंक मुस्लिमों का फिक्स्ड होता है, राइट। अब यहाँ पर जब से ओवैसी नाम का एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हर इलेक्शन में घूम रहा है, तब से लोगों के डर, मतलब इन लोगों के दिल के अंदर ना और डर आने लगा है। बिहार इलेक्शन में भी यही हुआ कि ओवैसी साहब आए, उन्होंने 6 सीट सपासप कर दी, राइट। अब वेस्ट बंगाल की इलेक्शन भी हुमायूं कबीर के साथ इस टाइम पे ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, राइट। अब बोला ये जा रहा है कि 30% जो वहां पे मुस्लिमों का वोटर बैंक है, अब ओवैसी कम से कम हुमायूं कबीर के साथ कुछ नहीं तो अनुपमा जी 5 से 6% भी अगर वो लेके चले गए, ठीक है, तो भी इफेक्ट तो आएगा ना इलेक्शन के अंदर। अब सिमिलर चीजें इनको यहाँ पर भी दिखाई दे रही, एक थ्रेट यूपी इलेक्शन में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के दो ही सबसे बड़े वोटर बैंक रहे, एक आप यदुवंशी रहे, दूसरा मुस्लिम समाज रहा है, ठीक है। अब मुस्लिम समाज पे भी इनको लगने लगा है कि इश्यूज आने लगी है, अब कंपटीशन बढ़ने लगे हैं, क्योंकि हिंदुओं के तो में तो है ही नहीं ना, हिंदुओं का तो सिंपल वोट बीजेपी को जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव को ये डर जो है ये और भी ज्यादा एक ठोस तरीके से उनके मन में बैठ गया है, इसीलिए वो अपने हर स्टेटमेंट के अंदर मुस्लिमों को एक सुप्रीमेसी दे रहे हैं। हालांकि वो पहले भी देते हैं, पर अब क्योंकि इलेक्शन और भी करीब आ रहा है तो वो और तरीके की यहाँ पे एक आपको सुप्रीमेसी दिखाई दे रही है। अरुणा जी मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी जिस हिसाब से इस टाइम पे इस इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रही है, अरुणा जी समाजवादी पार्टी की जिस हिसाब से हालत है उनका ऐसा रिएक्ट करना बनता है। पर आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव के पास एक्चुअल में डेवलपमेंट के कोई पॉइंटर ही नहीं बचे हुए हैं? यहाँ पर जो क्रिटिकल एनालिसिस उनको करना चाहिए था इस पूरे यूपी के अंदर वो कर ही नहीं रहे हैं। वो जो नेशनल इश्यूज आ रहे हैं, जो राहुल गांधी ऊपर से कमांड कर रहे हैं हाई कमांड से, वही ये सारे विपक्षी दल के नेता फॉलो कर रहे हैं इस टाइम पर। देखिए, अगर फिलहाल की स्थिति में देखा जाए तो जब भी इलेक्शन होता है किसी भी राज्य में या फिर लोकसभा चुनाव ही क्यों ना हो, तो मुद्दा होना चाहिए विपक्ष के पास में। और इस वक्त अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो विपक्ष पूरे तरीके से मुद्दा विहीन हो चुका है। अगर मुद्दा होता तो बेतुकी बातें अखिलेश यादव करते हुए नजर नहीं आते। फिलहाल अगर हम बात करें राम मंदिर की, तो राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है, इसे लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। मुझे याद है कि अभी कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से काशी में गंगा नदी में नाव पर बैठकर जो इफ्तार पार्टी की जा रही थी, उस दौरान नॉनवेज भी परोसा जा रहा था और उसकी जो हड्डियां थी वो कहा जा रहा था कि नदी में डाल दी गई। इससे माँ गंगा की जो पवित्रता है उसे यहाँ पर खराब करने की कोशिश की गई है। ये तरीके की चीजें यहाँ पर कही जा रही थी। अब उसके बाद में जब सवाल हुआ तो अखिलेश यादव तक बात पहुंची। अखिलेश यादव से पूछा गया कि भाई इस तरीके की चीजें हुई है, इस पर आपकी क्या राय है। अखिलेश यादव सीधे तरीके से कहते हैं कि कौन रोक सकता है, अगर गंगा नदी में अगर कोई नाव पर बैठकर इफ्तार पार्टी कर रहा है तो इसमें तकलीफ क्यों हो रही है बीजेपी को, या फिर बीजेपी के तमाम जो अधिकारी उन्हें क्यों तकलीफ हो रही है। फिर उसके बाद में अखिलेश यादव एक ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मसार करने वाली है।
क्यों? अखिलेश यादव आगे ये कहते हैं कि भाई जो पार्टी चल रही थी, अगर इफ्तार पार्टी हो भी रही थी, तो इसमें बीजेपी को कोई तकलीफ नहीं होनी थी। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने इफ्तार पार्टी की, उसके हाथ गरम नहीं किए, ये अखिलेश यादव कहते हैं। वो सुना होगा कि हथेली गरम, पुलिस नरम। अगर उन्हें ईदी देते, उनके हाथ में ईदी रखते, यानी कि पैसों की बात यहाँ पर कही जा रही थी, तो शायद वो अधिकारी इस तरीके की कार्रवाई नहीं करते। तो ये पूरा जो बयान था, ये अखिलेश यादव का बयान सामने आता है। वहीं पर अगर हम बात करें, अगर सनातन धर्म की या फिर जो हिंदू परंपराएं होती है, त्योहार होते हैं, उसे लेकर अखिलेश यादव एक अलग राय रखते हैं। लेकिन वहीं पर जब इफ्तार पार्टी की बात हो या फिर मस्जिद की बात हो, तो उसे लेकर एक अलग राय रखते हैं। तो वो दोनों ही राय कहीं ना कहीं सामने आती है, और इससे पता चलता है कि जो अखिलेश यादव का दोहरा चेहरा है, वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। लगातार इस तरीके की चीजें हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किसी एक सार्वजनिक मंच पर बैठकर इस तरीके की अगर बातें कहेंगे, तो जनता उसे सुनेगी। और जनता बहुत अच्छे से जानती है कि आगे आने वाले समय में किस तरीके की चीजें करनी है और किस तरीके की चीजें नहीं करनी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन होने वाला है, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तमाम जो चीजें हैं, वो उन्हीं पर आने वाले समय में भारी पड़ने वाली है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।